चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करेंगे। तो मैच द कॉलम है। 3D ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? एटॉमिक नंबर 21 से और 30 तक जाती है। मतलब ए का आ गया थर्ड, ए का थर्ड देखिए, ए का थर्ड, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो बाकी चीजें भी मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोलेलिटी दी हुई है, मोलेलिटी दे रखी है 0.5 सॉल्यूशन की, एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसका केएफ का वैल्यू आपको दे रखा है 1.86। अच्छा, एसिड है HX, तो HX एसिड जब आयोनाइज होगा तो H पॉजिटिव बनाएगा और X माइनस बनाएगा। सबसे पहले हम इसके लिए वेंटो फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो आप देखें अल्फा की वैल्यू दे रखी है 20% आयोनाइज हो रहा है, राइट? तो अल्फा हो गया 0.2। एन मतलब कि इसके एक मॉलिक्यूल से कितने आयन का फॉर्मेशन हुआ? 2 आयन बने, तो 2 माइनस 1, ये आई की वैल्यू हो गई 1.2। अब हम डेल्टा टीएफ के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो डेल्टा टीएफ बराबर आई के एफ इंटू एम हुआ करता है। आई की वैल्यू 1.2, केएफ की वैल्यू 1.86 दी है और मोलिलिटी 0.5 दी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.116, राइट? मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में इतना डिप्रेशन आया। अब अगर आप यहां पर मैच करते हो तो 1.116 तो कहीं पर भी नहीं है। आप जरा देखो कि यहां पर डेसिमल के बाद में हर एक ऑप्शन में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट दिए हुए। डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात कर रहा हूं, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात नहीं कर रहा हूं। या आप सिंपली ऐसे समझे कि डेसिमल के बाद में कितने प्लेसेस तक आंसर दे रखा है, ठीक है? तो डेसिमल के बाद में 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर, ठीक है? यहाँ अपना आंसर में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने प्लेसेस आ रहे हैं? 3 प्लेसेस आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये एक नंबर यहां से क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट? ये राउंड ऑफ में सीखा है आपने। तो 5 से बड़ा नंबर अगर ड्रॉप करते हैं तो उसके पहले आने वाला डिजिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1.12 केल्विन, राइट? तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन हुआ वो कितना हो गया? 1.12 केल्विन। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, सही ऑप्शन रहेगा, वो कौन सा रहेगा? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक और चीज देखिए जरा, एक प्लस में भी आंसर है और एक माइनस में भी आंसर है, ठीक है? तो अगर सिर्फ आपसे ये पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई है तो उसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड। अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया सॉल्यूशन का, तो स्टार्टिंग में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वो कितना? 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। उससे कितनी कमी आ गई? 1.12 की कमी आ गई। तो अब 0 से अगर नीचे जा रहा है तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। लेकिन फिर ये ध्यान रखना है कि ये केल्विन में दे रखा है और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वो 0 किस में रहता है? सेल्सियस में रहता है। तो अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाता तो वो कितना हो जाता? -1.12 डिग्री सेल्सियस हो जाता, ठीक है? अभी एज ऑफ नाउ इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट 2 इन। देखिए ये आपके पास में 2 ब्रोमो पेंटेन है, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन कराया, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट किया, तो 2 प्रोडक्ट यहां पर बन सकते हैं। एक तो पेंट 1 इन प्लस दूसरा प्रोडक्ट यहां पर बन सकता है पेंट 2 इन। क्योंकि पेंट 2 इन मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है तो दिस विल फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, राइट? अब इस रिएक्शन के लिए आपको बताना है कि क्या सही है। दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। यहां पर क्या हो रहा है? ये अल्फा कार्बन, यहां पर बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। तो बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन क्या होती है? एलिमिनेट होती है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा विलोपन अभिक्रिया है। इट फॉलोज सेडजेफ रूल। तो यस, ये सेडजेफ रूल को फॉलो करती है, ठीक है? ये हमने मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बताया? अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। दिस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। यहां से हेलोजन और बीटा वाली पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, विहाइड्रोहेलोजिनीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया या डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसको नहीं बोला जाता है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, राइट? तो क्या क्या सही हो गया? ए बी सी। ए बी सी कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। तो C7H8 ऑप्शन देख करके आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि ये एक एरोमेटिक रिंग होगी और 7 कार्बन है, तो हम यहाँ पर 7 कार्बन वाली एक एरोमेटिक रिंग बना देते हैं, डेट इज टोल्यून। टोल्यून की रिएक्शन 3 मोल क्लोरीन के साथ करा दी गई, 3 मोल क्लोरीन, और हीट कर रहे हैं। डार्क में रिएक्शन नहीं हो रही है और ना ही किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, Cl2 की प्रेजेंस में हमने हीट किया, तो यहां पर होगा साइड चेन क्लोरीनेशन, राइट। तीनों हाइड्रोजन हटेंगे और 3 क्लोरीन यहां पर लग जाएंगे, तो ये CCl3 बन गया। ये ग्रुप कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, राइट। अब अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई आपने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो ये जो ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल Br+ जो है वो कहां पर जाकर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। तो यहां पर CCl3 और इसके मेटा पोजीशन पर आ गया Br। अब इसकी रिएक्शन आपने करा दी ZnHCl से, ठीक है। ZnHCl क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, लेकिन किसको रिड्यूस करेगा, हेलो एरिन को या हेलो अल्केन को। तो इट रिड्यूसेस हेलो अल्केन पार्ट, राइट। तो हेलो अल्केन वाले पार्ट को रिड्यूस कर दिया, यहां से हेलोजन हटाया और उसकी जगह पर अगेन क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, Br एज इट इज रहेगा। तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, मेटा ब्रोमो टोल्यूइन। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेटा ब्रोमो टोल्यूइन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव वैल्यू ऑफ डेल्टा एस विथ नेगेटिव साइन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया में डेल्टा एस का मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगा। तो डेल्टा एस अगर नेगेटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। डेल्टा एस का साइन अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फाइनल एंट्रोपी क्या है, कम है। चलिए तो अब देखेंगे हम, पहले वाली प्रोसेस में लिक्विड से गैस बन रही है, अच्छा गैस की एंट्रोपी तो ज्यादा होती है, तो फाइनली एंट्रोपी यहां पर बढ़ रही है, ये हमारा आंसर नहीं आएगा। यहां पर देखिए इस तरफ भी गैस है, इस तरफ भी गैस है। अब आपको गैस के मोल चेक करने पड़ेंगे, गैस के मोल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो रिएक्टेंट साइड में गैस के मोल कितने, 3, और यहाँ पर कितने हो गए, 2। तो यस, यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है। तो अगर गैस का अमाउंट कम हो रहा है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर द कंडीशंस आर। किसी ताप पर स्वतः परिवर्तित होने के लिए अभिक्रिया के लिए निम्न परिस्थितियां क्या होगी, ठीक है। तो हमेशा ऐसी रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक हो, यानी कि डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव हो, और डेल्टा एस क्या हो, पॉजिटिव हो। आप देखिए डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच को मैं नेगेटिव में पुट करता हूं और डेल्टा एस को मैं पॉजिटिव में पुट करता हूं, तो आप देखिए जरा, ये तो आपके पास में नेगेटिव नंबर है और यहां जो आने वाला नंबर है वो भी कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही आएगा। कहने का मतलब दो नेगेटिव नंबर को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। दो नेगेटिव नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो फाइनल आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। या टेम्परेचर की वैल्यू आप कम रखिए, ज्यादा रखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमेशा इसका जो रिजल्ट है, यानी कि जो डेल्टा जी है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो मतलब प्रोसेस कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस हो गई। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, वो रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैच द कॉलम है। मिथेनॉल को हम वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, तो ए का आ गया फोर्थ, ए का फोर्थ दो ऑप्शन में दे रखा है। फर्मेंटेशन से हम बनाते हैं इथाइल अल्कोहल को, तो बी का आ गया फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। बाकी चीजों को मैच करें, अगर 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में रूपांतरण ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे कि कॉपर की प्रेजेंस में हीट करने पर हो जाता है, तो सी का क्या आ जाएगा, सेकंड, सी का सेकंड दिया हुआ है देखो थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टेटमेंट 1 इज इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, बिल्कुल सही है। इन अ गैल्वेनिक सेल एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये भी बिल्कुल सही है।
विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। बिल्कुल सही, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 98 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में दे रखा है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2En होल ट्वाइस। तो ये आपके पास में एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसको अगर हम ड्रॉ करें तो लिगेंड्स के डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। आप देखें 2 En हैं, ये 2 En और 2 Cl। यहां पर मैंने Cl को सिस पोजीशन पे रखा हुआ है। क्या हम एक ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं Cl को ट्रांस पोजीशन पे रख दिया जाए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। रिलेटिव पोजीशंस क्लोरीन की आप देखो, यहां पर 90 डिग्री पे क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन के साथ 180 डिग्री पर। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका हो जाएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है किस टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है, ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे। आपको रिएक्शंस दिए और उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर बताने हैं। तो आप देखो गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है मेटल की सरफेस पर। ये किस टाइप की रिएक्शन हुआ करती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ करती है। N2O5 का डिकम्पोजिशन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में, ये है आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर एसिडिक मीडियम की बात करते हैं तो वो होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। ये बेसिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलाइसिस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। H2 plus Br2 gives out 2H। ये फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन है, ऐसे याद रखेंगे इसको, फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा 1.5। चलो देखो, तो ए का फोर्थ कहां पे दिया, 2 ऑप्शन में है। बी का फर्स्ट दोनों में दे रखा है। सी का क्या आ रहा है, सी का सेकंड और डी का फिर थर्ड। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, aqueous solution of potassium dichromate is preferred as a primary standard in volumetric analysis over sodium dichromate aqueous solution। बिल्कुल सही बात है कि आयतन विश्लेषण में पोटासियम डाइक्रोमेट को प्राथमिकता दी जाती है, किसके ऊपर, सोडियम डाइक्रोमेट के ऊपर। इसका कारण यह है कि जो पोटासियम डाइक्रोमेट होता है इट इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक वाइल सोडियम डाइक्रोमेट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के कारण उसकी जो मोलारिटी या कंसंट्रेशन वगैरह है उसमें चेंजेस आ जाते हैं और जो हम कैलकुलेशन करते हैं उन कैलकुलेशंस में गड़बड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप देखें स्टेटमेंट 2 क्या है, पोटासियम डाइक्रोमेट हैज हायर सोल्युबिलिटी इन वाटर। नहीं, गलत हो गया। किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है, सोडियम डाइक्रोमेट की सोल्युबिलिटी ज्यादा है, इसलिए उसको यूज ना करते हुए हम किसको यूज करते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं। तो पहला सही और दूसरा गलत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 102। स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। हिंदी में ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, दान दिए जाते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन दान दिए जाएंगे, डोनेट किए जाएंगे, लॉस्ट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो ये हमारे पास में कथन फर्स्ट सही है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन आर गेन। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही हो गया, स्टेटमेंट सेकंड भी सही हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। कथन फर्स्ट और कथन सही है। तो 102 वाले का जो हमारे पास में आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following molecule is formed by sp2 hybrid orbital? निम्न में से ऑर्बिटल्स, निम्न में से कौन सा कथन sp2 संकरित कक्षकों द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। तो अगर अपन बात करें फर्स्ट वाले की, है ना, अपन ने हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाला फॉर्मूला देखा है। देखिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं तो आपको भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो स्टेरिक नंबर हमारे पास क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 और 7। 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 के लिए क्या होगा sp2, 4 के लिए क्या होगा sp3, 5 के लिए होगा sp3d, यहाँ हो जाएगा sp3
D2 और यहाँ हो जाएगा sp3 D और 3। अब स्टेरिक नंबर का अपन फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना। तो स्टेरिक नंबर बराबर हमारे पास में होता है, देखिए मैं आपको बोल के बता देता हूँ, स्टेरिक नंबर बराबर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट करते हैं ना, और प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बट्टे अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। स्टेरिक नंबर बराबर केंद्रीय परमाणु की संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस एक बंध बनाने वाले परमाणुओं की संख्या प्लस ऋणावेश माइनस धनावेश प्लस मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे में क्या आएगा, 2। तो अपन एक एक के बारे में सॉल्व करें। सबसे पहले अपन ने यहाँ लिया CH4, स्टेरिक नंबर इक्वल टू 1/2, कार्बन की वैलेंस शेल में एटम कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा 6, 2 फर्स्ट में वैलेंस शेल में 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए, 4, कोई भी एक बॉन्ड बनाने वाला एटम नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 4, और स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बेटा, sp3, तो ये वाला तो नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड वाले की बात करते हैं, CO2, तो स्टेरिक नंबर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, सेंटर एटम कौन है, कार्बन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, कोई भी एक बॉन्ड बनाने वाला परमाणु नहीं है, एटम नहीं है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, ना कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 1/2 स्टेरिक नंबर हमारे पास में कितना हो गया, 2 हो गया। अगर स्टेरिक नंबर 2 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp, पर वो sp के बारे में नहीं पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है बेटा, sp2 के बारे में। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर अपने पास में अपन क्या ले रहे हैं, यहाँ अपन ले रहे हैं BF3, बोरॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास में हो जाएगा बेटा 5, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन, तो 3 वो हो गए 6, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ आ जाएगा 3, और जब भी स्टेरिक नंबर हमारे पास 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन अपन ने लिखा हुआ है साइड में, कौन सा होता है, sp2 होता है, ठीक है, पूछा भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फिर भी अपन फोर्थ वाला सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला हमारे पास में क्या है बेटा, Be और F2, है ना। तो स्टेरिक नंबर बराबर बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और एक बॉन्ड बनाने वाले 2 अपॉन में 2, तो 4/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp, तो ये नहीं आएगा। तो ये वाला हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है बेटा, sp3 है, ये भी sp है, और ये भी क्या है, sp है, तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 103 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज, आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम है। देखिए तो आयनिक रेडियस का जो ऑर्डर होता है, आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस is directly proportional to negative charge और inversely proportional to positive charge। और ये किसके लिए अपन देख रहे हैं, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। अब ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है सर जी, कैसे, ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना। तो जैसे अगर अपन बात करें नाइट्रोजन, फिर क्या दिया है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, देखिए इनका एटॉमिक नंबर की बात करें 7, 8 और 9, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 लिए हुए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10, और इसने 1 लिया हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10, तो इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई तो रेडियस हमारे पास में क्या हो जाएगी बेटा, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी नाइट्रोजन की। उसके बाद में कौन आ जाएगा बेटा हमारे पास में, ऑक्सीजन, और उसके बाद में कौन आएगा, फ्लोरीन। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा। जबकि ये बोल रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नहीं भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए तो साइन ऐसा होना चाहिए ना
कि F माइनस से ज्यादा किसकी होगी, O2 माइनस की, O2 माइनस से ज्यादा किसकी हो जाएगी, N3 माइनस की। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, कि इधर जाने पर त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जबकि ये क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन की ज्यादा है, ये तो अपोजिट जा रहा है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइन हमारे पास में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना साइन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारे पास में क्या हो गया, गलत हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, साइन ऐसा होना चाहिए फ्लोरीन से ज्यादा O2 माइनस की, उससे ज्यादा किसकी, N3 माइनस की। जबकि साइन क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन की ज्यादा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की ज्यादा है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की। साइन इधर लगाना चाहिए था, साइन अपोजिट लगा है, तो ये आयनिक त्रिज्या का सही क्रम नहीं होगा। फिर ऑल द स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये तो बिल्कुल सही बात है कि सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो 104 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 105 द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन इज। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोल रहा है कि क्या ये होता है कार्बोदहन का स्थायित्व का ऑर्डर, तो यहाँ हो जाएगा CH3। ये पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ देखें तो CH3 यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कार्बोकेटायन। यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा, CH3C H, और H कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन। अब यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और पॉजिटिव चार्ज है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर कौन सा डिग्री, 1 डिग्री। और इन सब पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास में सही हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर सही है। रीजन देखिए, असर्शन सही हो गया। रीजन देखिए, कार्बन एटम इन कार्बोकेटायन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बोधनायन में कार्बन परमाणु संकरण क्या होता है, sp3 नहीं भैया, क्या होता है, sp2 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, असर्शन तो सही है, कथन हमारे पास में सही है, पर कारण सही नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा थर्ड। अभी कथन सही है लेकिन कारण जो है वो कैसा है, गलत है। तो 105 का जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेज द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। तो अपने को क्या करना है, कथन फर्स्ट, ये कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान करना है, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलान करना है और उचित विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। आइए, है ना, अपन पहले यहां से मिलाना शुरू करते हैं। डी, राउट लॉ, तो डी का हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे तो एक ही दिखाई दे रहा है, थर्ड, पर अपन बाकी भी सॉल्व करके देखेंगे। हेनरी लॉ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस सॉल्यूशन, है ना, हेनरी का नियम, गैस विलयन पर दाब का प्रभाव। तो सी का हमारे पास में क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, बी वाले की बात करें तो बी वाले का हमारे पास में बेंजीन प्लस टोलुइन। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाए अगर देखिए बेंजीन का, तो ये बेंजीन है, प्लस टोलुइन का स्ट्रक्चर बनाया तो ये हमारे पास में क्या है, टोलुइन है। दोनों एक जैसे कंपाउंड है, तो कौन सा विलयन बनाएंगे, आदर्श या आइडियल सॉल्यूशन। तो बी वाले का हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, बी वाले का हमारे पास हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। और ए, इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, तो ए का हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि ये कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएगा। तो ए का हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ। और ऐसा ऑप्शन हमको जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, थर्ड। तो 106 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया के लिए के प्रति एल्काइल हैलाइडों की क्रियाशीलता का सही क्रम होगा। तो अगर क्रियाशीलता की बात करें, SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है और SN2 जो है हमारे पास में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। SN2 रिएक्शन जो है उसमें इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है
और इसमें रिएक्टिविटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट की होती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट कम होगा और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए सबसे पहले अपन देखिए कौन सा छोटा मॉलिक्यूल है, तो CH3X, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो कि क्या लगा सके, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट लगा सके। उसके बाद में 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री में एक बल्कि ग्रुप या एक मिथाइल ग्रुप होगा और X। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, 2 डिग्री, इसमें कितने मिथाइल ग्रुप होंगे बच्चों, इसमें होंगे 2 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास कौन सा डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, तो इसमें 3 बल्कि ग्रुप हो जाएंगे। तो यहाँ त्रिविम बाधा प्रभाव जो है वो क्या लगेगा बेटा, सबसे ज्यादा। इसमें सबसे कम त्रिविम बाधा प्रभाव है तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा। और ऐसा ऑर्डर जो अपने को दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा, 3rd दिखाई दे रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, SN2 है, SN मान करके 1 चलोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो SN2 में जो है क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी त्रिविम बाधा प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसके आधार पर हमारे पास 107 का आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following representation the correct order of acidity in given compound? दिए गए यौगिकों में अम्लीयता की सही क्रम निम्न में से कौन सा प्रस्तुत करता है। तो अम्लीयता के लिए अपन एसिडिटी के लिए सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। कॉन्जुगेट बेस जो ज्यादा जितना स्टेबल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। और उसमें कॉन्जुगेट बेस के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I -M इफेक्ट लगाए तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस की ज्यादा होती है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर है CH2COOH और साथ में फ्लोरीन, फिर हमारे पास में है CH2Cl COO और साथ में H, फिर हमारे पास में है CH2 और यहाँ पर है बेटा Br और COO और साथ में क्या है H, और साथ में है CH2COOH और साथ में क्या है बेटा हमारे पास में आयोडीन नहीं है, Cl हाइड्रोजन है, ठीक है। सबसे पहले H+ आयन हटा दो, कॉन्जुगेट बेस बना दो। तो H+ आयन हटा लो, कॉन्जुगेट बेस बना लो। कॉन्जुगेट बेस की क्या चेक करो, स्टेबिलिटी। जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। तो कॉन्जुगेट बेस बन गए हैं। अब जो है यहाँ देखिए जो फ्लोरीन दिया है, क्लोरीन दिया है, ब्रोमीन दिया है, तो ये कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, -I। सबसे ज्यादा जो -I होता है वो किसका होगा बेटा, फ्लोरीन का। उसके बाद कौन आ जाएगा, क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन। जबकि ये तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, +I लगाएगा। तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल फर्स्ट वाले फ्लोरीन का होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फिर कौन आ जाएगा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आखिरी में हाइड्रोजन वाला। तो ऐसा हमको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और CH3। तो ऐसा अपने को 3rd दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 108 का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 कॉम्प्लेक्स अपने को दिए हैं, एक संकुल ये दिया है, संकुल ये दिया है, आर नोन एज। इन संकुल को निम्न नाम से जाना जाएगा। तो ये आयनन समावेवी तो नहीं है क्योंकि डिफरेंट आयन नहीं बनेंगे, लिंकेज वाला भी कोई इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन आइसोमर ये भी हमारे पास में नहीं होगा। बहुलीकरण समावेविता, क्योंकि वो बहुलीकरण समावेविता ब्रिजिंग लिगेंड वाले में दिखाई देता है जिसमें 2 मेटल प्रेजेंट हो और ब्रिज से आपस में जुड़ा हो। तो इसमें कौन सी दिखाई देगी बेटा, उपसह संयोजन समावेविता। एक लिगेंड दूसरे में जाएगा और फिर इसका इधर इसमें से इधर ट्रांसफर होगा, इसमें से एक लिगेंड इधर जाएगा और इसमें एक लिगेंड ट्रांसफर होगा। तो समावेविता होगी वो कौन सी होगी, उपसह संयोजन समावेविता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो 109 का हमारे पास में जो आंसर हो जाएगा वो 2nd हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इक्वल टू Kc, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के लिए Kp का मान Kc के क्या होगा, बराबर होगा। तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, इससे अपन सॉल्व करेंगे। डेल्टा Ng देखें
तो पहली रिएक्शन के लिए देखिए डेल्टा एन जी, यहाँ पर कितने मोल है बेटा, प्रोडक्ट में 1, और इधर कितने मोल हो जाएंगे 2, तो -1 आ जाएगा। -1 में तो ये बराबर नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, और -1 और 1 कितने हो गए 2, तो यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इसके लिए केपी बराबर किसके हो जाएगा, केसी के। इसके लिए भी सॉल्व करेंगे तो 2 -3 और 1 कितना होता है बेटा 4, तो यहाँ -2 आ जाएगा, इसके लिए नहीं होगा, है ना। ये सॉलिड सॉलिड है तो ये कट जाएंगे, तो आपके पास 1 - 0 तो बराबर कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो सेकेंड रिएक्शन है इसके लिए Kp बराबर क्या होगा Kc, क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो रही है 0। तो जब भी हमारे पास में डेल्टा Ng का मान 0 होता है उस कंडीशन में Kp इक्वल टू क्या होता है Kc। दूसरा डेल्टा Ng का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। और थर्ड वाला, जब हमारे पास में डेल्टा Ng का मान नेगेटिव होता है तो Kp इक्वल टू किसके होता है, Kp से बड़ा कौन होता है Kc। तो इसीलिए 110 का सेकंड आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ग्रुप 16 which one does not shows -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। समूह 16 तत्वों में से निम्न में से कौन सा -2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और साथ में पोलोनियम। क्या सल्फर तो नहीं है। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटल माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। तो कौन नहीं शो करेगा बेटा, पोलोनियम माइनस में ऑक्सीकरण स्टेट, और वो भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 111 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सब्सटेंस विच can be distinguished the substance which can be used as adsorbent in column chromatography, वह पदार्थ जो वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी में स्तंभ में अवशोषक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था जब अपन कॉलम क्रोमेटोग्राफी लेते हैं तो ये जो ग्लास की एक अपन स्ट्रिप लेते हैं, इसके ऊपर जो अपन व्हाइट कलर का जो ग्लास रॉड से यहाँ पे लेयर चढ़ाते हैं इसके ऊपर, वो पूरी की पूरी जो लेयर होती है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है, तो Al2O3। तो इसका आंसर हमारे पास जो हो जाएगा 112 का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 क्या लिखा हुआ है। देखे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में, अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम ज्योमेट्रीज, है ना, निम्नलिखित युग्मों में किसकी ज्यामिति समान है, ज्योमेट्री सेम देखनी है अपन को। फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या क्या है, CH4 है, CH4 के साथ SF4 है ना। CH4 में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 बॉन्ड बना दिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और SF4 है, सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो sp3d होगा ना। तो इनकी ज्योमेट्री सेम नहीं होगी ना, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए ज्योमेट्री के लिए। सेकंड, तो ये तो नहीं होगा अपने पास। NH4 प्लस है, फिर है SeF4, तो NH4 नाइट्रोजन के पास है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस लगा दिया तो 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सेलेनियम सल्फर ग्रुप से आता है, तो अपने पास आउटर शेल में 6 होंगे, 5 + 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, फिर से सेम नहीं होगा। तीसरा CH4 है, NH4 प्लस है ना। CH4 देखो अपन ने देखा sp3 है, और NH4 प्लस भी क्या है, sp3 है। दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी, दोनों टेट्राहेड्रल या फिर चतुष्फलकीय होंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड आ जाएगा बेटा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स, है ना। CO कोबाल्ट है, Cl है, ONO है, और En होल ट्वाइस है, प्लस है। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसमें लिगेंड कौन कौन से है। तो क्लोरो है, नाइट्राइटो O है, और इथाइलिन डाइमीन है, En है। अब En 2 बार रिपीट हो रहा है तो बिस-ट्रिस वर्ड का यूज किया जाएगा क्योंकि इसमें डाई है। तो सबसे पहले तो क्लोरो देखो सभी में लिखा हुआ है क्लोरो। क्लोरो के बाद देखो बिस वर्ड यहाँ है, बिस वर्ड यहाँ है ना, इन दोनों में नहीं है तो ये ऑप्शन तो नहीं होंगे।
इथाइलिन डायमीन नाइट्राइटो ओ, है ना, ये बेटर है। और कोबाल्ट और कोबाल्टेट, तो देखो कोबाल्ट आएगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है ना, कोबाल्टेट तब आता जब ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होता, तो कोबाल्ट ही वर्ड आएगा। कोबाल्ट थर्ड है क्या, इस पे -1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, फिर भी +1 है, तो इस पे +3 चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा अपने लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 115 की तरफ। हमें लिखा हुआ है आईयूपीएसी नेम दो एलिमेंट 115, 115 का तुम्हें नाम लिखना है 115, तो इसके लिए अनवर्ड यूज करेंगे फर्स्ट के लिए, फिर एक और बार अनवर्ड यूज करेंगे, और 5 के लिए पेंट वर्ड यूज करेंगे, पेंटियम। तो देखो अपन को नाम दिखना चाहिए अन पेंटियम, अन होना चाहिए, ये रहा अन, तो सभी में लिखा हुआ है अन, यहाँ पर भी है अन, यहाँ पर भी है, नील वाला नहीं आएगा, सेप्टियम और पेंटियम, तो कौन सा आ जाएगा, पेंटियम वाला, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलो स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं अगले सवाल का। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन ग्राही नाइट्रो समूह के कारण द्विप्रतिस्थापित नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रबलता फिनॉल से अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर तुम किसी भी फिनॉलिक ग्रुप के ऊपर नाइट्रो NO2 ग्रुप लगा दो, है ना, मान लो कि ये OH है, इसके ऊपर अगर तुमने NO2 लगा दिया, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया ना, तो इसकी बिल्कुल जो एसिडिटी है ना वो फिनॉल से ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल बात सही है, ये करेक्ट है, सही लिखा हुआ है। Meta nitrophenol and para nitrophenol will have same acidic strength as they have one nitro group attached to the phenolic ring, है ना। मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रबलता समान होती है क्योंकि उनमें एक नाइट्रो समूह होता है। तो जो है ये समान होती है, ये गलत वर्ड है, डिफरेंट होती है, जो पैरा वाला होता है उसकी ज्यादा होगी, मेटा वाले की कम होगी। तो स्टेटमेंट 2 बेटा गलत हो जाएगा इसमें, है ना। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बेटा 2 आ जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। फॉर द रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा H माइनस डेल्टा E की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला होता है डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा NG की वैल्यू निकाल लेते हैं। आओ, डेल्टा NG के लिए अपन को गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट करने पड़ेंगे। कितने गैसियस प्रोडक्ट है, 3, ये लिक्विड है, इसको काउंट मत करना। 5 गैस ये है, 1 गैस ये है, 6, 3 में से चले जाएंगे 6, तो -3 आ जाएगा। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E की वैल्यू आ जाएगी बेटा -3RT, है ना, -3RT होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा बेटा, है ना, -3RT आएगा। चलो अगले सवाल में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल रिएक्शन टू सिंथेसाइज ब्रोमोबेंजीन, है ना, इनमें से कौन सी उपयुक्त अभिक्रिया है जिससे ब्रोमोबेंजीन का संश्लेषण किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। चलो सबसे पहले तो ये Br2HNU के साथ रिएक्शन कर दी, तो ये तो सभी हाइड्रोजन हटाकर Br लगा देगा, है ना, Br2HNU है तो सभी जगह आके Br लग जाएगा। OH HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। HBr है, फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ब्रेक नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी। डाइजोनियम सोल्ट है, HBr Cu2Br2 के साथ रिएक्शन करके ब्रोमोबेंजीन बना देगा ना, तो सबसे अच्छा तरीका अपने पास यही है ब्रोमोबेंजीन बनाने का, 4th। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है तुम्हें, इसकी कीटोन के साथ रिएक्शन करवा रखे ना, ये एसीटोन है, एसीटोन मतलब ये कीटोन है। कीटोन की रिएक्शन पहले तो ड्राई ईथर के साथ X बनाया, फिर हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, मतलब अल्कोहल बन जाएगा। हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब किसी भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कोहल बनाता है। Y पूछा है अपन से, तो Y क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर ये कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये कब बनता है, जब ये यहाँ X होता, पर अपन ने इसका हाइड्रोलाइसिस भी करवा रखा है तो अल्कोहल ही बन के आएगा। तुम्हें ये पता होगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड 1 डिग्री बनाता है, अदर एल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री और कीटोन के साथ 3 डिग्री। तो कीटोन है अपने पास, तो इसकी ग्रिग्नार्ड के साथ कौन सा अल्कोहल बनेगा बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम करेक्ट है इसका। तो देखो यहाँ से नंबरिंग होगी क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, 4 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 इन, पेंट 1 इन। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 बेटा इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो 121 की तरफ चलते हैं। A प्लस बी से क्या बन रहा है, C प्लस डी, इसका E नोट दिया हुआ है, K इक्विलिब्रियम दिया हुआ है और E नोट Y है और K इक्विलिब्रियम है। तो अपन को याद रखना है कि E नोट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ये चेंज नहीं होती किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लाई वगैरह करने पर। तो अगर ये X है और ये Y है तो X बराबर तो Y होगा, है ना, चेंज नहीं होगी। पर तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना वो बिल्कुल फैक्टर पे डिपेंडेंसी होती है। अगर किसी फैक्टर को किसी रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो वो उसकी पावर में चला जाता है। जैसे a प्लस बी से c प्लस डी है, यहां से यहां जाने पर अपन ने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके k1 में k1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके इक्वल लिखा हुआ है सवाल में, k2। तो एक और अपन को ये मिलना चाहिए कि k1 स्क्वायर बराबर k2 होना चाहिए, तो k1 स्क्वायर बराबर k2। तीसरा ऑप्शन देखो अपना करेक्ट आ जाएगा, k1 का स्क्वायर k2 के बराबर है। चलिए 122 की तरफ चलते हैं। pH ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 2 एट 25 डिग्री सेल्सियस, द ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी। चलो सबसे पहले तो अपने पास दिया हुआ है इसका pH दिया हुआ है, मतलब H प्लस की वैल्यू अपन को दे रखी है 10 की पावर, या pH की वैल्यू अपन को 2 दे रखी है, तो H प्लस की वैल्यू अपने पास आ जाएगी बेटा 10 टू द पावर -2 के इक्वल। ये वैल्यू C अल्फा के बराबर होगी, ठीक है। C अल्फा के बराबर होगी, तो यहां से C की वैल्यू कितनी है, तो C की वैल्यू है अपने पास 0.1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 10 की पावर -2, तो यहां से अल्फा आ जाएगा 0.1, ठीक है। ये अल्फा 0.1। अब वो एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, तो वो ब्रेक कैसे होगा, ब्रेक होगा H प्लस प्लस A माइनस में, 2 आयंस बनेंगे, तो इसका I कैसे निकालेंगे, I निकालने के लिए लिखेंगे 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 0.1, तो I की वैल्यू आ जाएगी 1.1। ये अपना I निकल के आएगा, तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई इज इक्वल टू I इंटू सी इंटू आर टी। आई कितना है बेटा 1.1 है, सी कितना लिया हुआ है सवाल में 0.1, आर की वैल्यू लीटर एटीएम में लेनी है अपन को, एटीएम वाली वैल्यू लेनी है, तो अपन ले लेंगे 1/12, और टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री को अपन केल्विन में चेंज करेंगे 298 केल्विन, है ना। 298 केल्विन 300 लेकर अपन लगभग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 300, ठीक है। 12 से काटोगे ना तो 25 बार लगभग आ जाएगा ना, तो लगभग तुम्हारा 25 में 1.1 मल्टीप्लाई करोगे तुम और 0.1, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 1.1, तो 2.5 से थोड़ा बड़ा वैल्यू आना चाहिए ऑप्शन के अंदर। 2.5 से थोड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2.69 एटीएम, है ना। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट। चलो, विच बोहर्स ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 हैज द सेम ऑर्बिट रेडियस एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। B+3 की किस बोहर कक्षा की त्रिज्या मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के समान है, मतलब 2 रेडियस बराबर करनी है। कौन कौन सी भैया, पहली रेडियस है तुम्हारे पास बेरियम +3 की, और दूसरी रेडियस किसकी है, हाइड्रोजन की। चलो अब देखो दोनों में 0.5 to 9 का जो फैक्टर है वो तो सेम आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा अपन n² / z इक्वल कर देते हैं ना, ऑफ 1 इज इक्वल टू द n² / z ऑफ सेकंड। चलो फर्स्ट का n देखो, वही पूछा अपन को बोहर ऑर्बिट की रेडियस, तो n² निकालना है। z कितना है, बेरिलियम है तो बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोला है, ग्राउंड स्टेट है तो 1 आ जाएगा, और हाइड्रोजन है तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि n² की वैल्यू 4 आ रही है, और n² की वैल्यू 4 है, मतलब n अपना सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड ऑर्बिट होना चाहिए। आंसर 2 अपने पास लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में बेटा। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहना चाह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। अभिकथन और कारण दिए हुए, पहचानना अपने को क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। ग्रुप 12 एलिमेंट आर नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा देखिए, आवर्त सारणी के हिसाब से, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पहले तो पहचानने की कोशिश करो ग्रुप नंबर 12 कौन है। देखो, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां। तो देखो 12वां आखिरी वाला, मतलब जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला, तो ये संक्रमण है, होता है क्या, ट्रांजिशन नहीं होता, नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन, तो ये वाली बात तो सही दी हुई है। समूह 12 के तत्व संक्रमण धातु नहीं माने जाते, सही बात है। अच्छा, क्यों नहीं माने जाते, तो रीजन पढ़ते हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स आर दोज विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल आइदर इन द न्यूट्रल एटम और इन देयर आयन। बिल्कुल सही बात है बेटा, उनके पास जो डी उपकोष होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, चाहे वो उदासीन हो चाहे वो आयन हो। बिल्कुल सही बात है, डी खाली होना चाहिए, डी खाली होता है, इनकम्प्लीट होना चाहिए, डी इनकम्प्लीट होता है, उन्हीं को संक्रमण बोलते हैं, है ना। इस वजह से देखें तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइलोज वाला। अब देखिए, अमाइलोज हमने 2 पढ़े हैं, एक पढ़ा है अमाइलोज, एक पढ़ा है अमाइलोपेक्टिन, है ना, अमाइलोपेक्टिन। याद करने की कोशिश करो, क्लास में जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो कैसे डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था नाम छोटा है तो मात्रा भी कम होगी, 20% होगा। नाम बड़ा है तो मात्रा भी ज्यादा होगी, 80% होगा। नाम छोटा है तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। नाम बड़ा है तो वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा, ठीक है। और नाम छोटा है तो ब्रांचिंग कम होगी, कहेंगे लेस ब्रांच है तो कहेंगे स्ट्रेट चेन है ये, लेस ब्रांच का मतलब स्ट्रेट चेन होता है, और यहाँ पर मोर ब्रांच्ड रहेगा ये।
तो ये अपन ने पढ़ा था। आओ डिस्कस करते हैं किसके बारे में बोला है। अमाइलोज के बारे में बोला है। अमाइलोज 20% होता है बेटा, 80% तो नहीं होता, तो ये तो गए, है ना। अच्छा, अमाइलोज स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है, स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन होता है। वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल लिखा है, गलत हो गया तो सेकंड लगाएंगे इसका आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं। स्ट्रेट चेन होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, कंपोनेंट ऑफ स्टार्च होता है और जिसके अंदर 20% होता है। बिल्कुल सही बात है। स्टार्च की एक सीधी श्रृंखला वाला होता है, जल में घुलनशील होता है और इसके 20% उपस्थित होता है। बिल्कुल सही बात है, तो 20% होता है ना। पहला वाला गलत है, सीधी श्रृंखला भले ही है पर जल में अघुलनशील, ये वाली बात गलत लिखी हुई है। स्टार्च एक शाखित है, नहीं है। स्टार्च का एक शाखित है, अमाइलोपेक्टिन नहीं बेटा। स्टार्च का एक शाखित है, नहीं वाली 80% भी नहीं होता, इसलिए गलत है। सेकंड लगाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 126, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है, निकल का अपन को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सुनो बेटा, निकल भाई साहब जो है उनमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालोगे तो वो +2 आएगा, ठीक है। तो निकल यहां पर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, +2 में, है ना। अगर ये नॉर्मल होता मतलब निकल होता तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता 3d8 4s2, लेकिन अब ये निकल 2+ में है तो कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए 3d8, है ना, 2+ में है तो। साथ ही साथ लिगेंड देखोगे तो वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है बेटा, और वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं तो बाहर का ही ऑर्बिटल बनाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो कहेंगे 4 है, मतलब 4 डब्बों की आवश्यकता, तो एक s की और 3 p की। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3। संकरण क्या प्राप्त होगा आपको, संकरण आपको sp3 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स। बेटा ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा होता है उसको अपन रेडॉक्स का एग्जांपल नहीं मानते, ठीक है ना। चलो ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉपर जो है +2 में है, कॉपर यहाँ 0 में है, तो कॉपर का तो ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं, कॉपर का तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ना। तो कॉपर का यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये वाली रिएक्शन तो रेडॉक्स है, अपने को बोलना है ये कौन सी वाली रेडॉक्स नहीं है, तो पहला वाला आंसर नहीं आ सकता क्योंकि यह एक रेडॉक्स है, ये तो एक रेडॉक्स है। सेकेंड वाली बात करते हैं। देखिए आयरन ऑक्साइड में, आयरन यहाँ पर देखिए 0 में है और यहाँ पर वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कहेंगे Fe2O3 में अगर अपन आयरन का निकाल ले तो 2x + 3 दूनी 6 = 0, तो 2x - 6 = 0, 2x = +6, x = +3 आ रहा है बेटा। तो देखो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ 0 में, तो इसका भी रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी एक रेडॉक्स तो है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। K यहाँ पर 0 में है, K यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर K का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये भी एक रेडॉक्स है। अब देखो 3 रेडॉक्स निकल चुकी है, तो ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं, आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाला आंसर क्यों है देखिए, मैच करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो बेटा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बदलता नहीं है। जैसे देखिए बेरियम यहाँ पर भी 2+ में है, क्लोरीन यहाँ पर भी -1 में, हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस में है, सल्फर यहाँ पर +6 में है, ऑक्सीजन -2 में है, बेरियम यहाँ पर भी +2 में है, सल्फर यहाँ पे भी +6 में है, ऑक्सीजन -2 में है, H1 में है और ये -1 में। तो बेटा देखो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए यही हमारा आंसर है क्योंकि यह एक रेडॉक्स नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ लगाएंगे इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए ट्राई करते हैं। अब देखो अपने पास एक कंसिडरेशन, एक रिएक्शन दी हुई है, जो रिएक्शन है उसका नाम है ब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन बोलते हैं। अच्छा उसने क्या डाला है बेटा, NaOH डाला है, मतलब क्षार डाला है, और साथ में इथेनॉल डाल के हीट किया है, ठीक है ना। इथेनॉल डाल के उसने क्या किया है, हीट किया है। बेटा जब क्या कहते हैं इथेनॉल डाल के जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर एलिमिनेशन होना चाहिए, और ये क्योंकि बीटा एलिमिनेशन होगा तो हटेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो पहला जो कंपाउंड बनने चाहिए वो कुछ ये बनना चाहिए, मतलब जो A बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, ब्यूटीन बनना चाहिए, मतलब जो हमारा A कंपाउंड है ना, ये जो A आया है ये ब्यूटीन बनना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब इस A में क्या किया है ना, इसका एसिडिक हाइड्रोलिस किया है, मतलब एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन किया है। जब हम इसका एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करेंगे तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से हमारा जो B कंपाउंड है वो ये बनना चाहिए, ठीक है ना, B कंपाउंड ये बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगला क्या कहना चाह रहा है, A को, है ना, A को जब उसने, मतलब A कौन है ये, ठीक है। अगला क्या कहना चाह रहा है, A को, तो A ले लिया अपन ने,
अब ए को क्या किया है ना, ए को उसने B2H6 मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया है, तो B2H6H2O2 किया है। तो बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा नेगेटिव पार्ट मतलब OH वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हमारा ये कंपाउंड बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए C। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कहना चाह रहा है, B और C ढूंढना है, A नहीं ढूंढना है, B और C ढूंढना है। चलो B का नाम लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल है B, ब्यूटेन टू ऑल है B। ठीक है, और 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल है C। तो ब्यूटेन 1 ऑल है C, ब्यूटेन 2 ऑल है B, बिल्कुल थर्ड आ जाएगा इसका आंसर, थर्ड लगाएंगे बेटा, है ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, असर्शन रीजन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, पेंट 1 इन और पेंट 2 इन। देखिए पेंट 1 इन ये होता है, पेंट 2 इन ये होता है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है बेटा, इसीलिए ये दोनों कौन से आइसोमर होना चाहिए, ये लोग स्थिति आइसोमर, स्थिति समवाय होना चाहिए। तो क्या ये पोजीशन आइसोमर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पेंट 1 इन और पेंट 2 इन स्थिति समवाय है, कारण क्या है, इसमें क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल रही है, पोजीशन ऑफ द आइसोमर इन द डिफर पोजीशन इन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। बिल्कुल सही बात है, स्थिति समवाय में क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापकों की स्थिति भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ जाएगा बेटा, फर्स्ट लगाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, हमें ढूंढना है सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब समझो, सबको पहले पहचान लेते हैं। तो देखो ये तो हमारा डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है, तो ये तो अराइल हैलाइड है, अपने को बेंजाइल हैलाइड ढूंढना है, तो ये वाला तो नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो चलो ये हमारा प्राइमरी हैलाइड हुआ, क्योंकि पहले एक कार्बन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, तो इसको अपन कहेंगे ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ। ठीक है, चलिए ये वाले को देखते हैं, ये बेटा कैसा हुआ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुआ। ये कैसा हुआ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुआ। ठीक, चलो अगले पेज पे चलते हैं, ये वाले की बात करते हैं। अब देखो ये वाले में जो 3 नंबर है ये कैसा है, तो अपन कहेंगे देखिए ये वाला भी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ही है। ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, देखो बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन sp3 है, तो इससे जुड़ा वाला कहलाता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और बेंजाइल भी कैसा है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड है ये, है ना, 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। अब समझो क्वेश्चन क्या है बेटा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है सेकेंडरी बेंजाइल कौन है, तो देखो सबसे पहले तो सेकेंडरी ढूंढो, तो सेकेंडरी तो है 4th वाला सेकेंडरी बेंजाइल है। ठीक है, और है ना, और पीछे चलते हैं, और क्या पूछा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो प्राइमरी तो सेकंड वाला है। ठीक है, प्राइमरी कौन है, सेकंड वाला है। देखो क्योंकि ये तो सेकेंडरी है, तो प्राइमरी सेकंड वाला। आओ पहचानते हैं, तो 4 अपना बेंजाइल और ये अल्काइल, तो सेकंड आ जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सेकंड दिया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में बेटा 3 चीजें पूछी हैं, बहुत थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है पर ट्राई करते हैं। एक स्टूडेंट study the solubility of the various gases in the liquid, which of the following is true, correctly integrates the behavior of Henry constant and the solubility trend। वो कहना चाह रहा है कि एक छात्र ने द्रवों को विभिन्न गैसों की विलयता के लिए अध्ययन करता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन हेनरी स्थिरांक और गैसीय विलयता की प्रवृत्ति के व्यवहार को सही ढंग से एकीकृत करते हैं, मतलब सही बातें ढूंढनी है ना। अब पढ़ते हैं, सबसे पहले समझो बेटा, जैसे जैसे याद रखना KH आप बढ़ाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं KH बढ़ता है। ठीक है, अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं कि अगर आपने KH मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो KH बढ़ेगा, और KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बेटा कम हो जाएगी, विलयता जो है वो कम हो जाती है। पढ़ते हैं, KH इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, जिससे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सही बात है बेटा। ताप में वृद्धि से KH बढ़ता है, जिससे गैसीय विलयता में कमी आती है, बिल्कुल सही बात है ना। चलो अगला पढ़ते हैं, हमने पढ़ा हायर द KH वैल्यू लोअर द सॉल्युबिलिटी। क्या कह रहा है, KH वैल्यू दी हुई है, किस किस की KH वैल्यू दी हुई है सुनना बेटा, एक दिया है O2, एक दिया है CO2, एक दिया है O3, एक दिया है आर्गन। वैल्यू लिख लेते हैं, तो O2 की वैल्यू दी हुई है 34.86, CO2 की वैल्यू है 1.67, O3 की वैल्यू दी हुई है 46.82 और AR की वैल्यू दी हुई है 40.3। अब बेटा देखो, जिस आपने क्या कहा कि
सॉल्युबिलिटी किसकी कम होगी, जिसका केएच ज्यादा होगा, या फिर उल्टा कहें सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, जिसका केएच कम होगा। केएच सबसे कम किसका आ रहा है, तो केएच जो है सबसे कम आ रहा है CO2 का, मतलब CO2 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा आना चाहिए, है ना। अब पढ़ते हैं CO2 की सबसे अधिक घुलनशील है, सही बात है, तो 298 केल्विन पर CO2 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, सेकंड आ जाएगा इसका, है ना, सेकंड वाला भी सही है। थर्ड पढ़ लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in a vapor phase is proportional to the mole fraction represented by the linear graph of the origin, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो हम जो कहते हैं कि वाष्प अवस्था में गैस में आंशिक मोल अंश के समानुपाती, देखो किसी भी गैस का आंशिक मोल अंश के समानुपाती होती है, तो मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है, थर्ड वाली बात सही है बेटा, है ना। तो सारी ही सही है, तो 1 2 3 सारी बातें सही हैं, फोर्थ लगाएंगे बेटा इसका आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहना चाह रहा है, देखिए, कंसीडर द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड द हाइड्रोकार्बन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट। अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर विचार करना और पहचानना है कौन सी वाली बातें सही हैं। आओ ट्राई करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा वो बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में दिया हुआ है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट किसका बोल रहा है, तो कह रहा है ब्यूटेन 1-ऑल का। अब ब्यूटेन 1-ऑल क्या होता है, तो बेटा एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है ना, तो ये होता है ब्यूटेन 1-ऑल, ठीक है ना बेटा। चलो ब्यूटेन 1-ऑल के बाद वो किसका बोल रहा है बेटा, अभी अपन बाद में लिखेंगे, अगला लिखा है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, ये एक ब्रांच्ड होता है, हमने पढ़ा है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाते हैं बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। टर्शरी ब्यूटाइल की बात कर लेते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल तो ये होता है। तो बेटा हमने पढ़ा है जैसे जैसे हम ब्रांचिंग करते हैं बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, स्ट्रेट चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो ये बॉन्डर बनना चाहिए, तो आइसोब्यूटाइल का ज्यादा होना, सॉरी ब्यूटेन 1-ऑल का ज्यादा होना चाहिए, फिर आइसोब्यूटाइल, फिर टर्शरी ब्यूटाइल, बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्वथनांक का क्रम ब्यूटेन 1-ऑल, फिर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, फिर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो पहला तो सही दिया हुआ है ना। चलो सेकंड बात पढ़ लेते हैं। सेकंड कह रहा है एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो क्या है, फिनॉल, फिर बेंजाइल अल्कोहल, फिर साइक्लोहेक्सेनॉल। देखो बेटा ये रहा फिनॉल, ये रहा हमारा बेंजाइल अल्कोहल, है ना, और ये रहा हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल। अब देखो ये वाला तो एसिडिक रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास फिनॉक्साइड आयन बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अच्छा ये वाला भी एसिडिक रहेगा कंपेयर, क्योंकि इसके पास ये बेंजीन रिंग एज अ -I की तरह काम कर सकता है, और ये +I की तरह काम करेगा तो लीस्ट एसिडिक होगा। तो ऑर्डर ये वाला भी बिल्कुल सही दिया हुआ, अम्लता का क्रम फिनॉल, बेंजाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेनॉल, बिल्कुल सही दिया हुआ बेटा, ठीक है। थर्ड बात पढ़ते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन आर नियरली आइडेंटिकल दोज इन देयर प्योर स्टेट। सुनो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है N-हेक्सेन होता है और एक N-हेप्टेन होता है, वो कह रहा है इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नियरली आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों मिक्स होकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर आप मिक्स करते तो इनमें इंटरमोलिकुलर नियरली आइडेंटिकल है, ये वाली बात बिल्कुल सही दी बेटा, अपने सॉल्यूशन चैप्टर में ये वाली बात लिखी हुई भी है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं, फोर्थ वाली बात पढ़ लेते हैं बस। फोर्थ बात क्या है, पासिंग दी वेपर्स ऑफ प्रोपेन टू ऑल, वो कहना चाह रहा है प्रोपेन टू ऑल है मेरे पास, और प्रोपेन टू ऑल को वो रिएक्ट कराना चाह रहा है कॉपर 573 के साथ। बेटा कॉपर 573 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन बना देगा, मतलब प्रोपेनॉन बना देगा। तो क्या ये प्रोपेनॉन बना देगा, यील्ड्स प्रोपेनॉन, बिल्कुल सही बात है। 573 की गर्म करने पर तांबे के ऊपर से प्रोपेन टू ऑल की वाष्प को प्रवाहित करने से प्रोपेनॉन बनता है, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या पूछा था, करेक्ट बातें पूछी थी तो सारी ही बातें करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, और सभी बातें सही हैं बेटा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 133, क्या कहना चाह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं चलिए। इन डिहाइड्रेशन, अच्छा एक क्वेश्चन में 2 चीजें हैं ध्यान रखना, पेंटेन टू ऑल इज हीटेड विद H3PO3। देखो पेंटेन बना लेते हैं, ये रहा पेंटेन टू ऑल। अब बेटा उसकी रिएक्शन कराइए किससे, H3PO4 से कराइए बेटा। अब समझो जब अपन H3PO4 से कराते हैं तो ये एसिड है, तो एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन हो जाना चाहिए, हीट भी किया है ना क्योंकि, तो एलिमिनेशन हो जाना चाहिए, और एलिमिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनना चाहिए, मतलब पेंटेन 2 इन बनना चाहिए, ठीक है ना।
तो पहले जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो बनना चाहिए पेंटेन टू इन, पेंटेन टू इन, पेंटेन टू इन, दो ऑप्शन में है, ठीक है ना। अब अगला पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड विदाउट, देखो अब क्या कहना चाह रहा है, प्राइमरी अल्कोहल से वो अल्डिहाइड बनाना चाहता है ना, तो वो रिएजेंट पूछ रहा है क्या लगेगा। अच्छा आगे जानना नहीं है तो बेटा अगर KMnO4 डाल दोगे, सोचो जरा, अगर प्राइमरी में KMnO4 डाल दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो पहला तो गया। क्या इसमें PCC डाल के अल्डिहाइड बना सकते हैं? बिल्कुल। क्या इसमें Cu573 डालकर भी बना सकते हैं? बिल्कुल, है ना। तो 1 डिग्री तो अल्डिहाइड ही देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो अपन ये कहेंगे ये दोनों ही हो सही है, इसका मतलब बोथ सेकंड एंड थर्ड आएगा बेटा इसका आंसर। हिंदी में पढ़ लेते हैं, अल्कोहल के निर्जरीकरण में पेंटेन टू ऑल से को सांद्र H3PO4 के साथ गर्म किया जाता है तो जो मुख्य उत्पाद है वो क्या मिलेगा, तो मुख्य उत्पाद तो हमारा पेंट टू इन मिलेगा, दोनों में दिया हुआ था। नेक्स्ट बात करें कि अगर प्राथमिक अल्कोहल को बिना आगे ऑक्सीकृत किए अल्डिहाइड में परिवर्तित करना है तो सही अभिकर्मक कौन होगा बेटा, ये भी अल्डिहाइड में परिवर्तित कर देगा, ये भी अल्डिहाइड में परिवर्तित कर देगा, इसीलिए बेटा फोर्थ लगाएंगे, फोर्थ आ जाएगा इसका आंसर। दोनों ही कर सकते हैं, बोथ 2 and 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमने पढ़ा है बेटा ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ ये होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का उल्टा पूछा है, क्या पूछा है? एल ग्लूकोज। बेटा अगर ग्लूकोज ये है डी प्लस ग्लूकोज तो एल माइनस ग्लूकोज क्या होगा ये। अब ऐसा पहचान लो, देखो ये ऐसा वाला जिसमें ऐसा हो, 4 हो, एक OH इधर हो, बाकी के सारे OH इधर होना चाहिए, ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो फर्स्ट वाला ही दिख रहा है, ये देखो एक OH है तो बाकी देखो ऐसा होना चाहिए। ऐसा तो कुछ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, अगर ग्लूकोज ये है तो उसका मिरर इमेज होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट लगाएंगे बेटा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। लसाइन टेस्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट, बेटा क्या कह रहा है? लसाइन टेस्ट हमने पढ़ा था फिजिक्स सर, लस्सी नहीं पिलाते हैं, क्या बोला था? फिजिक्स सर लस्सी नहीं पिलाते, ट्रिक बनाई थी अपन ने, ठीक है। तो P फॉर फॉस्फोरस, S फॉर सल्फर, लस्सी से मतलब लसाइन, N मतलब नाइट्रोजन, पिलाते तो है ही नहीं, और है मतलब हेलोजन, हेलोजन में भी कौन कौन, तो कहेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये लसाइन टेस्ट देते हैं। तो कौन कौन लसाइन टेस्ट देता है? देखो नाइट्रोजन भी देता है, सल्फर भी देता है, क्लोरीन भी देता है, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा बेटा इसका आंसर, सभी लगाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपका आखिरी पेपर था। आई होप आपकी खतरनाक लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है। अब बस आपको एग्जाम में जाना है और मचा के आना है, तो अच्छे से एग्जाम दो, बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है, डेफिनेटली आप नीट में सिलेक्ट होने वाले हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम बेटा, थैंक यू।